जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर 31। आज के लेक्चर में प्रैक्टिस क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे हम, पास्ट पेपर केस स्टडीज की, और फिर इसके बाद चैप्टर 6 की तरफ मूव करेंगे। चैप्टर 6 में पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टडी करेंगे। चैप्टर 6 हमारा लीगल रिक्वायरमेंट से रिलेट करता है कंपनीज एक्ट, यानी बेसिक कंसेप्ट ये है कि क्या पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट में ऑडिट प्रोफेशन के हवाले से कोई गाइडेंस, कोई रेगुलेशंस मौजूद हैं। इसका जवाब है बिल्कुल मौजूद हैं। तो वो क्या क्या चीजें हैं पूरे कंपनीज एक्ट में, ऑडिटर के हवाले से क्या क्या चीजें डिस्कस की गई हैं, ये हमने आज स्टार्ट करना है पढ़ना। ठीक है, कंपनीज एक्ट में। लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन? जी। एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट का मतलब होता है बिफोर अपॉइंटमेंट। ठीक है, बिफोर अपॉइंटमेंट। क्या बिफोर अपॉइंटमेंट की स्कोप लिमिटेशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है कि अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर को रोक दिया जाए, प्रीडिसेसर ऑडिटर से कम्युनिकेशन करने से क्लाइंट रोक दे, तो एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। यहाँ बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि पिछले साल की कोई स्कोप लिमिटेशन थी, इस साल भी वो कंटिन्यू करे, प्रॉब्लम रिजॉल्व ना हो, तो एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट भी स्कोप लिमिटेशन हो सकती है। ये चीज समझ आ गई? वो भी मटेरियल भी हो सकती है, परवेसिव भी हो सकती है। ठीक है, मटेरियल भी हो सकती है और परवेसिव भी हो सकती है। मटेरियल हो सकती है, परवेसिव हो सकती है, तो हो सकती है, हो सकती है। ठीक है, वो वैसे ही हो सकती है जैसे ड्यूरिंग ऑडिट होती है, अमाउंट देखते हैं हम उसको। ठीक है, लेकिन ये जो प्रीडिसेसर ऑडिटर से कम्युनिकेशन करने से रोका जाता है ना, क्योंकि ये हमारा एक वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिसीजन होता है क्लाइंट को एक्सेप्ट करना, जो कि इस कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। तो अगर कम्युनिकेशन करने से रोका जाए तो इसका इफेक्ट परवेसिव है, यानी हम सिंपली एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते। ये स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट समझी जाती है, जिसका इफेक्ट परवेसिव है। लेकिन स्कोप लिमिटेशन बिफोर एक्सेप्टेंस की यही एग्जांपल नहीं है, और भी बहुत सी एग्जांपल है। जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी कि हो सकता है पिछले साल कुछ रिकॉर्ड जल गया हो। ठीक है, या शायद मेरा ख्याल है वो दूसरी मिस स्टेटमेंट की एग्जांपल थी। स्कोप लिमिटेशन की एग्जांपल भी सुन लें। हमारा एक लिस्टेड क्लाइंट था, उसका फिक्स एसेट रजिस्टर मेंटेन नहीं होता। फिक्स एसेट रजिस्टर समझते हैं क्या होता है? फिक्स एसेट रजिस्टर, जो स्टूडेंट फिक्स एसेट रजिस्टर और फिक्स एसेट शेड्यूल में फर्क बताएगा 100 रुपए का इनाम पाएगा। फटाफट बताइए, फिक्स एसेट रजिस्टर और फिक्स एसेट शेड्यूल में फर्क जी बताया। शाबाश, हाँ शाबाश। फिक्स एसेट रजिस्टर पहले मेंटेन होता है, और इसके बाद जो फिक्स एसेट शेड्यूल है वो नोट्स ऑफ द अकाउंट्स यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज किया जाता है। इन शॉर्ट फिर से सुन लें, जो फिक्स एसेट रजिस्टर है ये आपका एक तरह से समझ ले टी अकाउंट है, और जो फिक्स एसेट शेड्यूल है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नोट्स ऑफ द अकाउंट्स का हिस्सा है। फिर से फिक्स एसेट रजिस्टर क्या है? एक तरह से टी अकाउंट। टी अकाउंट है नहीं, वो तो फिक्स एसेट्स अकाउंट, वो तो इक्विपमेंट अकाउंट। टी अकाउंट है नहीं, टी अकाउंट की तरह एक रिकॉर्ड है। फिक्स एसेट रजिस्टर क्या है? टी अकाउंट की तरह एक रिकॉर्ड, जिसमें एक एक फिक्स एसेट्स की डिटेल लिखी होती है। फिक्स एसेट रजिस्टर क्या है? एक टी अकाउंट की फिक्स एसेट का रिकॉर्ड टी अकाउंट की तरह, जिसमें एक एक फिक्स एसेट्स की डिटेल लिखी होती है। कौन सा फिक्स एसेट? ये वाला एसी कब खरीदा, कितने में खरीदा, अब तक इसकी हर साल कितनी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड, इस वाले एसी की अलग एंट्री होगी अगली लाइन में। ये वाला एसी कब खरीदा, इस एसी की अलग होगी। एक एक फिक्स एसेट्स का रिकॉर्ड होता है फिक्स एसेट रजिस्टर में। किसका रिकॉर्ड होता है? एक एक फिक्स एसेट, कब खरीदा, कितने में खरीदा, हर साल डेप्रिसिएशन क्या रिकॉर्ड हो रही है, अब तक की टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है, बुक वैल्यू कितनी है। ठीक है, और फिक्स एसेट शेड्यूल क्या होता है? ये समझ लें इसी का टोटल करते हैं कैटेगरी वाइज। यानी फिक्स एसेट शेड्यूल में भी यही चीज आ रही होती है, टोटल कितने एसेट्स खरीदे, कितने कॉस्ट क्या थी, उनकी अभी तक डेप्रिसिएशन कितनी है, एंड पे बुक वैल्यू क्या है। फिक्स एसेट शेड्यूल में भी यही होता है, लेकिन फर्क क्या है? फिक्स एसेट रजिस्टर में इंडिविजुअल एसेट्स की डिटेल होती है, और फिक्स एसेट शेड्यूल में एग्रीगेट टोटल इक्विपमेंट। उसमें एसी नंबर 1 की क्या कॉस्ट है, एसी नंबर 2 की क्या कॉस्ट है, ये फिक्स एसेट शेड्यूल में नहीं लिखा होता। कहां लिखा होता है? फिक्स एसेट रजिस्टर में। तो फिक्स एसेट रजिस्टर में फिक्स एसेट शेड्यूल में फर्क समझ आया? तो बताइए पहले क्या बनता है भला? फिक्स एसेट रजिस्टर, फिर उसके बाद बनता है फिक्स एसेट शेड्यूल। आई कैप ने अपने एक ओपिनियन में कहा हुआ है, टेक्निकल ओपिनियन में आई कैप की वेबसाइट पे है, कि अगर क्लाइंट ने फिक्स एसेट रजिस्टर मेंटेन नहीं किया हुआ, आप फिक्स एसेट्स को वेरीफाई नहीं कर सकते। बताइए एग्री करते हैं इस बात से? आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए डिटेल चाहिए ना। क्लाइंट से पूछेंगे, क्लाइंट कहेगा भाईजान मुझे इतना तो पता है कि मेरे पास जो टोटल एसी है ना वो है 2.5 करोड़ के, लेकिन कितने एसी हैं, वो किस किस जगह पे हैं, ये मुझे कोई नहीं पता। क्या वेरिफिकेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमारा एक क्लाइंट था, उसने फिक्स एसेट रजिस्टर मेंटेन नहीं किया हुआ था, फिक्स एसेट रजिस्टर मेंटेन नहीं किया हुआ था। तो बताइए क्या ये स्कोप लिमिटेशन है? बिल्कुल है। इफेक्ट ऑन रिपोर्ट बताइए मेरा भाई।
इस सिचुएशन में इफेक्ट और इफेक्ट मटेरियल है, इफेक्ट मटेरियल बोल दिया, अमाउंट किस लिए पूछ रहा भाई, अमाउंट किस लिए, इफेक्ट मटेरियल बोल दिया ना, अमाउंट किस लिए पूछी, फिर किस लिए पूछी अमाउंट, जब मटेरियल बता दिया तो फिर अमाउंट का तो कोई अमल दखल नहीं है। बताइए इफेक्ट, क्वालिफाइड ओपिनियन फेल, पेपर बहुत अच्छा हुआ लेकिन फिर भी फेल, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन की बात किसने करनी है, करे ना, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आएगा, ये ले अभी इफेक्ट मटेरियल मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं, हाँ फिर से कोई मसला नहीं, अगली अटेम्प्ट आया, नहीं 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 वो वाली अटेम्प्ट नहीं, ये क्वालिफाइड ओपिनियन, शाबाश, फिर भी फेल। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाली बात किसने करनी है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या ये लॉ कहता नहीं है आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, फिक्स एसेट रजिस्टर ही मेंटेन नहीं किया हुआ, वो याद है, याद किया था, एसेट्स और लायबिलिटीज की डिटेल भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शामिल होती है, तो वो ओपिनियन भी बोर्ड, तो क्लाइंट ने फिक्स एसेट रजिस्टर मेंटेन नहीं किया था, ओपिनियन क्वालिफाइड। अगले साल स्टार्ट में, जब अगले साल रीअपॉइंटमेंट हुई, स्टार्ट में ही पहला सवाल क्या पूछा होगा ऑडिटर ने क्लाइंट से, भाई फिक्स एसेट रजिस्टर, उन्होंने कहा हम एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है, मेंटेन कर रहे हैं, ऐसा 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 ढूंढ रहे हैं किधर पड़े हुए हैं, फिक्स एसेट रजिस्टर बन रहा है, तो ऑडिटर ने क्या किया होगा, एंगेजमेंट लेटर में लिख दिया कि अगर तो फिक्स एसेट रजिस्टर ऑडिट कंक्लूड होने से पहले बन गया तो फिर तो वी एक्सपेक्ट अनमोडिफाइड ओपिनियन, लेकिन अगर ना बन सका वी एक्सपेक्ट क्वालिफाइड ओपिनियन। अब ये देखें, क्या ये भी यही एग्जांपल नहीं है कि एक्सेप्टेंस से पहले ही स्कोप लिमिटेशन है, ऑडिटर को पता चल गया, ठीक है, तो एक्सेप्टेंस से पहले भी स्कोप लिमिटेशन हो सकती है और इसके बाद भी हो सकती है, हमने फिर उसका इफेक्ट के मुताबिक आगे देखते हैं, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन, शाबाश। ये फिक्स एसेट रजिस्टर, फिक्स एसेट शेड्यूल का फर्क जहन में रखना है आपने, ठीक है, ये जब हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर की तरफ जाएंगे तो ये बार बार यूज होगा जी। सेकंड ओपिनियन के लिए सेम फील्ड होना जरूरी, हाँ जाहिर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सेकंड ओपिनियन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेंगे, सेम फील्ड होना जरूरी है। किसी इंजीनियर से लेना चाहते हैं, किससे लेना चाहते हैं, किसी नहीं, उसी प्रोफेशन से, देखिए जो जिसका एक्सपर्ट है ना उसी से ओपिनियन लेगा ना, बिल्कुल बिल्कुल उसी से लेंगे। और कोई क्वेश्चन जी मेरे, प्री कंडीशन का, हाँ प्री कंडीशन का एक कंसेप्ट है कि हमने एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले जो मैटर्स देखते हैं ना, जो देखते हैं उनमें एक प्री कंडीशन भी है, लेकिन प्री कंडीशन मैंने अभी पढ़ाया नहीं, ये पढ़ाऊंगा मैं चैप्टर 8 में। अगर आप चैप्टर 8 में जाके देखें ना तो उसमें आपको कोई प्री कंडीशन की शायद हेडिंग नजर आए, 8 में या 9 में, 8 में प्रोबेबली, देखिए जरा चैप्टर 8 में कंफर्म करके मुझे बताइए। लर्निंग, हाँ प्री कंडीशन है ना, ये वहां पे डिस्कस करूंगा। इसकी रीजन क्या है, रीजन सुन लें। देखें हमारे सिलेबस में 3 तरह की चीजें शामिल हैं, 3 तरह की चीजें, और ये तीनों समझ लें डॉक्यूमेंट्स। जैसे काउंटिंग पढ़ते हैं तो काउंटिंग में तो आपका एक ही डॉक्यूमेंट होता है ना, IFRS, यही बोलते हैं ना, IFRS। ऑडिट में 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अप्लाई होते हैं हमारे, एक ISA इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, जो जिनमें लिखा हुआ है कि आपने ऑडिट कैसे करना, एक है कोड ऑफ एथिक्स, जिन पे लिखा होता है कि ऑडिटर ने इंडिपेंडेंट कैसे रहना है क्लाइंट से, कोड ऑफ एथिक्स, और तीसरा है कंपनीज एक्ट, क्योंकि कंपनीज एक्ट में भी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स है जो ऑडिट प्रोफेशन पे अप्लाई होती है, तो हमें कंपनी एक्ट में तो तीनों पढ़ना है, ठीक है। हमारा जो नॉर्मली इस बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस कर रहे हैं। जो चैप्टर 5 और चैप्टर 7 है ये कोड ऑफ एथिक्स पे बेस कर रहा है, तो जब कभी कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन आएगा, रिक्वायरमेंट में लिखा होगा ना कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक आंसर करें, तो समझ आइएगा ये चैप्टर 5 या चैप्टर 7 में से कोई क्वेश्चन है, ठीक है। जो चैप्टर 6 है ये लीगल रिक्वायरमेंट्स का क्वेश्चन है, कंपनीज एक्ट का। जब कभी कंपनीज एक्ट रिक्वायरमेंट में कहीं लिखा हो समझ आइएगा किस चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर 6 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो असल में ये चैप्टर 5 है कोड ऑफ एथिक्स, जो प्री कंडीशन की टर्म है ना ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की टर्म है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की टर्म है। अब चूंकि क्वेश्चन में वो इकट्ठा पूछ लेता है तो इसलिए कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए मैंने इसको प्री कंडीशन के साथ जोड़ दिया, वरना असल में प्री कंडीशन कोड ऑफ एथिक्स में लफ्ज नहीं इस्तेमाल हुआ, कहां इस्तेमाल हुआ है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में। तो मैंने सिर्फ लिंक जोड़ने के लिए ना कि लिंक कंसेप्ट का बन जाए, यहां पे प्री कंडीशन का लफ्ज ऐड कर दिया, समझाना इसको मैंने बाद में। बस आपने इतना कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि एक्सेप्टेंस के वक्त हमने ये भी देखना है प्री कंडीशंस मौजूद है कि नहीं। इफ प्री कंडीशंस आर प्रेजेंट हम एक्सेप्ट करेंगे, इफ प्री कंडीशंस आर नॉट प्रेजेंट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब प्री कंडीशंस क्या है ये बाद में स्टडी करेंगे। प्री कंडीशन होता है जैसे प्री रेक्विजिट्स, सीए में आने के लिए इंटरमीडिएट पास करना जरूरी है, इंटर पास करना जरूरी है, या A लेवल पास करना जरूरी है, ये क्या है, ये प्री कंडीशन है सीए की।
उसी तरह ऑडिट की भी कुछ प्री कंडीशन है जिनके बगैर आप ऑडिट कर नहीं सकते, शुरू नहीं कर सकते, एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, वो बाद में पढ़ेंगे। क्लियर? चैप्टर 9 में प्री कंडीशन वाली बात क्लियर हो गई। और कोई क्वेश्चन? पक्का कोई क्वेश्चन नहीं? होम असाइनमेंट करके हैं? कितने स्टूडेंट्स होम असाइनमेंट करके हैं? शाबाश। क्या है ये 25% स्टूडेंट क्यों नहीं होम भाई क्यों नहीं होम असाइनमेंट करके आया? मेरा भाई होम असाइनमेंट क्यों नहीं करके आता? रिजल्ट आ गया। मेरा भाई ऐसा क्यों है? वो जिम्मेदार शहरी क्यों नहीं है? क्यों नहीं मेरे भाई असाइनमेंट की? आपने असाइनमेंट की है? असाइनमेंट की है? नहीं ना असाइनमेंट किया कि असाइनमेंट किया तो आपको सवाल का जवाब दूंगा, वरना नहीं मैं दे रहा। शाबाश, पूछे भी सवाल। सर यहाँ पे ये लिखा है कि प्रीवियस एंगेजमेंट में तो अगर पिछले 10 सालों के दौरान कंपनी कभी भी एक दफा फ्रॉडुलेंट एक्ट में आ जाती है तो क्या हर ऑडिटर उसको इनकार ही करता रहेगा? इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि सर आपने एक्सेप्टेंस में जो मैटर कंसीडर करते हैं उसमें लिखा हुआ है प्रीवियस एंगेजमेंट से जो इन्फॉर्मेशन आई वो कंसीडर करनी है आपने। ठीक है, तो अगर फर्ज कीजिए एक दफा कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया कोई डायरेक्टर, तो क्या आप 10 साल बाद भी अगर वो ऑडिट क्लाइंट का हिस्सा है तो हम उसकी इंटेग्रिटी पे डाउट क्वेश्चन मार्क लगाएंगे? इसका जवाब है यस, लगाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि हम क्लाइंट को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, एक्सेप्ट कर सकते हैं एट योर ओन रिस्क, एक्सेप्ट कर सकते हैं एट योर ओन रिस्क, क्योंकि एक्सेप्ट करेंगे रिस्क ऑफ फ्रॉड ज्यादा है, रिस्क ऑफ फ्रॉड ज्यादा है, प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करना पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। आपका एक दोस्त है, उसने आपसे मैट्रिक में उधार लिया था 10,000 रुपए, आज तक नहीं वापस किए, अब फिर उधार लेने आ गया, क्या वो 15 साल 10 साल पहले वाला इवेंट आपके जहन में आएगा कि नहीं? आप अपना अगला डिसीजन करते हुए कि लोन देना चाहिए कि नहीं, उस 10-15 साल पुरानी बात को जहन में रखेंगे कि नहीं? बिल्कुल रखेंगे। अच्छा, उसके बाद लाजमी नहीं आप ना ही कर दें, मैं भी आप फिर भी उसको, लेकिन जहन में जरूर आएगा भाई मिलने नहीं है तो हाँ जी, तो हाँ जी बिल्कुल। तो इसीलिए जब कोई और इशू सामने आया हो ना तो हमें एक दफा अलर्ट हो जाना चाहिए कि पास्ट में एक एंगेजमेंट परफॉर्म की थी, उसमें इस डायरेक्टर ने गड़बड़ की थी, इस ऑडिट में हो सकता है फिर कर रहा हूं। जी जी, तसल्ली हो गया, जवाब मिल गया। शाबाश, आगे। बिल्कुल। जी, अगर प्रीवियस ईयर में कोई मिसस्टेटमेंट थी वो इस साल भी है, ठीक है, और हमने ऑडिट के स्टार्ट में मैनेजमेंट से कहा सर इसको करेक्ट कीजिए, क्योंकि प्रीडिसेसर ऑडिटर ने शायद हमें बता दिया होगा, अगर मैनेजमेंट इसको करेक्ट नहीं करती तो हमने कौन सा ओपिनियन देना? क्वालिफाइड। और हम नहीं देते, हमारी बजाय किसी और ऑडिटर के पास चले जाते हैं, तो वो कौन सा ओपिनियन देगा? वो भी क्वालिफाइड। क्योंकि सारे ऑडिटर ने जो डिसीजन करना है वो आईएफआरएस की बेस पे करना है या आईएसए की बेस पे करना है। तो आईएफआरएस और आईएसए तो सारे ऑडिटर्स के लिए सेम है, तो सारे ऑडिटर्स ही सेम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। ठीक है कि मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट मटेरियल है, तो क्वालिफाइड भी, चाहे ये ऑडिटर हो चाहे ये हो चाहे वो हो, सब सेम कंक्लूजन में पहुंचेंगे। सर फिर ओपिनियन शॉपिंग के अंदर किस तरह फिर अनमोडिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं? ओपिनियन शॉपिंग फिर किस तरह हो सकती है, इसको छोड़ दें। असल में जिस तरह वकीलों के पास बड़े नुस्खे होते हैं ना, तो प्रैक्टिस में प्रैक्टिशनर्स के पास भी कुछ नुस्खे होते हैं, वो कुछ और चक्कर चला लेते हैं। वो कहते हैं इस एरिया को ठीक कर लें ऐसे ही, क्योंकि ये सबकी नजरों में आ गया है, तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दें। क्योंकि अब बाइक आपने क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू किया ना पिछले साल, इसकी बेस पे उसने इस साल ये लाजमी देखना है डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुई कि नहीं। आपका मकसद प्रॉफिट है ना, उसे प्रोविजन से हम पूरा कर देंगे। और बड़े तरीके होते हैं, तो वो किसी ना किसी दूसरे तरीके से काम करवा देते हैं क्लाइंट। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए अब होम असाइनमेंट, आपकी होम असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए थे। अच्छा, ये कल की होम, हाँ, लेकिन ये प्रीवियस क्वेश्चन है ना जो डिस्कस नहीं हुए थे। अगर मैंने आपको की असाइनमेंट दी अगले लेक्चर में डिस्कस ना हो तो खत्म होगी क्या? खत्म नहीं हुई, इसको डिस्कस तो करना है ना। हाँ, लेकिन चूंकि अब हमारे ज्यादा प्रैक्टिस हो गई है तो अब थोड़ा हमारी डिस्कशन क्विक हुआ करेगी। सबसे पहले रिक्वायरमेंट कह रहे डिस्कस द पॉसिबल इंपैक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट एंड स्पेसिफाई द प्रोसीजर। ये तो डिस्कस नहीं हो गया, जिसमें हमने कहा था इसने प्रोसीजर बाद में लिख दिया, उसे पहले लिखने चाहिए थे। ये लैला लिमिटेड सोनी लिमिटेड वाला डिस्कस नहीं हुआ। चले, इसमें फिर वही मसला आ गया। क्या मसला आ गया? भाई पहले प्रोसीजर पूछो भाई, बाद में इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछो ना। प्रोसीजर चूंकि आपने नहीं किया, इसलिए अगर आप एक दो प्रोसीजर भी बता देंगे ना तो फिर वो सफिशिएंट है। You are the audit partner in the firm of chartered accountants. Some of the audits are in the finalization stage and presently the following matters are under your consideration. A. The management of Sony Limited has changed its revenue recognition policy. As the audit engagement partner, you are satisfied with the accounting and disclosure related to change in accounting policy. Further, the impact of change is significant. क्या ओपिनियन मॉडिफाई हो रहा है? मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है कोई ना? मिस स्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन है, फिर क्या है? अनमोडिफाइड ओपिनियन। लेकिन क्या रिपोर्ट में कोई और पैराग्राफ इफेक्ट हो रहा है? वो कौन सा हो रहा है? की ऑडिट मैटर।
तो आपने क्या सिर्फ एग्जाम में, अब देखिए फेल और पास होने वाले का फर्क, कंसेप्ट दोनों का सेम है, फेल और पास होने वाला फर्क। एक क्या आप सिर्फ एग्जाम में सिर्फ की ऑडिट मैटर लिखना है, इंक्लूड की ऑडिट मैटर पैराग्राफ इन दिस रिपोर्ट, या उस की ऑडिट मैटर पैराग्राफ के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसका हवाला भी देंगे कि इसमें हम मैटर जो है उसको बताएंगे, फिर उसके बाद क्या था, व्हाट, व्हाई, हाउ, ये 3 अल्फाज सेंटेंस वाले, पूरे सेंटेंस ये भी लिखने। क्लियर? अच्छा, ये तो हो गया इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट। प्रोसीजर क्या परफॉर्म करना है आपने, प्रोसीजर क्या परफॉर्म करना है? चलिए अकाउंटिंग, अच्छा यहां पे इसको वेरीफाई करने के प्रोसीजर नहीं बताने रेवेन्यू को वेरीफाई करने के, क्योंकि वो क्वेश्चन में कह चुका है कि मैंने वेरीफाई कर लिया है, यू आर सेटिस्फाइड। अब इससे आगे के प्रोसीजर बताने हैं, समझ आए रिक्वायरमेंट को? बताना प्रोसीजर जरूर है, लेकिन रेवेन्यू को वेरीफाई करने का प्रोसीजर नहीं बताना। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, रेवेन्यू को वेरीफाई करने के प्रोसीजर बताना शुरू हो जाते हैं। ये नहीं बता, क्यों नहीं बताना? ये उसने क्वेश्चन में कहा है मैंने कर लिए हैं और मैं सेटिस्फाइड हूं विद काउंटिंग। जाहिर है पार्टनर सेटिस्फाइड हुआ है एविडेंस ऑब्टेन करने के बाद हुआ होगा। क्वेश्चन को समझे, रेवेन्यू को वेरीफाई करने के प्रोसीजर, तो फिर कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करना है? कौन सा? कम्युनिकेशन वाला, क्योंकि की ऑडिट मैटर के लिए जरूरी है कि ये मैटर डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट भी किया जाए। तो ऑडिटर, इसमें सबसे अहम प्रोसीजर क्या होगा, ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा दोषारोपित गवर्नेंस को ये मैटर, फिर उसके बाद की ऑडिट मैटर में इंक्लूड करेगा। क्या कम्युनिकेट किए बगैर की ऑडिट मैटर इंक्लूड कर सकते हैं? नहीं, वो तो डेफिनेशन पूरी नहीं होगी। बी, देयर इज लीगल डिस्प्यूट बिटवीन मार्वी लिमिटेड एंड वन ऑफ इट्स कस्टमर्स इन दिस रिगार्ड। लीगल डिस्प्यूट, एग्जाम में किसी ना किसी केस स्टडी में वो लीगल डिस्प्यूट जरूरी ले आता है, क्योंकि उसको पता है कि आपको नहीं पता, उसको पता है कि आपको नहीं पता कि कंटिंजेंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट क्या है, कब डिस्क्लोज करना है और कब रिकॉर्ड करना है। कौन सा स्टूडेंट मुझे कंटिंजेंट लायबिलिटी और कंटिंजेंट एसेट्स दोनों का ट्रीटमेंट बताएगा? हाइब्रिड क्लास में से, हाइब्रिड क्लास, पहला चांस हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 6 को। रूम नंबर 6 में है कोई माइका लाल जो बता सके? शाबाश है जी, जी ये बताइए पहले, कंटिंजेंट लायबिलिटी का रूल बता रहे हैं कि कंटिंजेंट एसेट का? कंटिंजेंट लायबिलिटी का, शाबाश। इफ आउटफ्लो इज प्रोबेबल एंड मेजरेबल तो रिकॉर्ड करेंगे, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं जी, आगे चले। वरना डिस्क्लोज करेंगे, शाबाश। यानी अगर मेजरेबल या प्रोबेबल नहीं है तो क्या करेंगे? दोनों में से एक चीज भी नहीं है तो डिस्क्लोज करेंगे, बेहतरीन। आगे चलें जी। कंटिंजेंट एसेट के केस में अगर इनफ्लो प्रोबेबल एंड मेजरेबल है तो डिस्क्लोज करते हैं, ठीक है, और अदरवाइज कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, रिकॉर्ड कब करेंगे? आखिरी क्वेश्चन, कंटिंजेंट एसेट को रिकॉर्ड कब करेंगे? जब वर्चुअली सर्टन होगा। शाबाश शाबाश, गलत नहीं बताया, सही बताया। कौन सा गलत बताया? इससे पहले वाला गलत बताया, नहीं सही बताया। कंटिंजेंट एसेट में अगर इनफ्लो प्रोबेबल और मेजरेबल हो तो डिस्क्लोज ही करना है। प्रोबेबल और मेजरेबल ना हो तो तब उसने कहा कि रिकॉर्ड करना, तो नहीं, उसने कहा कुछ नहीं करना। इसने क्या कहा था? रिकॉर्ड। अगर प्रोबेबल और मेजरेबल ना हो तो आपने पूरी बात नहीं सुनी उनकी। वो ये कह रहे थे अगर प्रोबेबल एंड, अगर कंटिंजेंट एसेट में इनफ्लो प्रोबेबल एंड मेजरेबल ना हो लेकिन वर्चुअली सर्टन हो, बाद में बोल, नहीं बनता है, बनता है, कोई बात नहीं जी। शाबाश। ये कौन वाले भाई थे? कौन से वाले भाई थे? शाबाश। तो जरा उधर स्टूडेंट एहतजाज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं क्या है, कंटिंजेंट एसेट अगर प्रोबेबल और मेजरेबल ना हो तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। रिकॉर्ड कब करेंगे? जब वर्चुअली सर्टन होगा। शाबाश। तो ये लीगल डिस्प्यूट जो केस है ना, ये अक्सर आई के पूछता रहता है, ध्यान में रखिएगा। तो यही इस क्वेश्चन में भी उसने पार्ट बी में पूछ लिया। क्या पूछा उसने? उसने कहा लीगल डिस्प्यूट है बिटवीन मार्वी लिमिटेड एंड वन ऑफ इट्स कस्टमर्स इन दिस रिगार्ड। Legal advisor has confirmed the stance of management in a meeting with you, however has refused to provide written confirmation. तो ये क्या है? स्कोप लिमिटेशन है, रिटर्न कंफर्मेशन उसे नहीं दी। इफेक्ट क्या है? नहीं बताया, दोनों डिस्कस करेंगे। इफ मटेरियल क्वालिफाइड और बेसिस फॉर क्वालिफाइड, परवेसिव तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, और बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, और की ऑडिट मैटर नहीं आएगा।
C. Management of Lala Limited is not willing to make certain disclosure. Management of view that these disclosure will not add any value to the financial statement. Further information required to make these disclosure cannot be compiled before deadline of the completion of audit. तो भी जी बताइए, मिस स्टेटमेंट डिस्क्लोजर तो आना चाहिए ना सर। अच्छा, मुझे ये क्यों लग रहा है कि ये डिस्कस हुआ हुआ है क्वेश्चन, इससे पहले हुआ था इसलिए भूल गए आप, मर्जी है आपकी। पूछा है मैंने 2-3 दफा पूछा है, कोई बात नहीं। आगे 13 ये तो नहीं हुआ हुआ, ये भी हुआ है टैक्स कंटीजेंसी। जल्दी से आपको कौन सा याद होगा, कर ले। Client of your firm has history of tax contingency arising out of appeals pending at various level. Company has disclosed all such contingencies along with estimated amounts in accordance with IAS. Assume that aggregate sum of these contingencies is material. टैक्स कंटीजेंसीज हैं, यानी बहुत से टैक्स रिलेटेड इश्यूज हैं, कोई एक बड़े वाला टैक्स रिलेटेड इशू नहीं है, कोई एक बड़ी टैक्स मैटर नहीं है, तो की ऑडिट मैटर। लेकिन अगर वो कहता कि एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई फिर एमसीओ मैटर, तो यहां पे क्या होगा, की ऑडिट मैटर। सेकंड, यू आर अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ कंपनी आफ्टर द ईयर एंड, 30 जून के बाद, हेंस you have not been able to physically observe the accounting of inventory at the year end. Further, alternative audit procedure could not be performed due to nature of companies limitation. पहले मुझे यह बताइए, क्या हमें अपने क्वेश्चन में यूं बात करनी चाहिए, if evidence obtained from alternative procedure तो ये, if evidence not obtained from तो ये क्यों नहीं करना चाहिए? क्वेश्चन में जब उसने बता दिया, जिस चीज की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे दी उसको इजम्पशन नहीं लेनी, गिवन इंफॉर्मेशन की इजम्पशन नहीं लेनी, गिवन इंफॉर्मेशन की इजम्पशन नहीं लेनी। कई दफा ऐसा होगा जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे, प्रॉफिट दिया होगा और आप कर रहे होंगे इफ मटेरियल तो इफ परवेसिव, तो मैं एक लगाऊंगा, बाद में तो पता नहीं चलेगा ना किसका टेस्ट था, इसलिए मैंने पहले ही लगा दी। क्यों लगाऊंगा मैं? क्योंकि गिवन इंफॉर्मेशन है, मटेरियलिटी कैलकुलेट करके एक ओपिनियन देना है, इफ नहीं करना जब प्रॉफिट दिया हो। क्लियर हो गया ये? आगे चले, ये हाल है आपका। अदर में तो क्यों नहीं बोला पहले अदर मैटर? कैसे? एक मिनट है, किस लफ्ज से पता चला कि अदर मैटर पैराग्राफ आएगा? किस लफ्ज से? अल्टरनेट। किस लफ्ज से पता चला अदर मैटर? अपॉइंटेड। अपॉइंटेड की जगह पे क्या लफ्ज होता तो अदर मैटर नहीं आता? रीअपॉइंटेड। शाबाश शाबाश, अपॉइंटेड का लफ्ज है, अदर मैटर पैराग्राफ आएगा। अच्छा, ये तो मुझे पता है कि पास होने वाले और फेल होने वाले में ये फर्क है कि पास होने वाला कंप्लीट आंसर देता है, फेल होने वाला कंप्लीट आंसर, कंसेप्ट दोनों का होता है, कंसेप्ट दोनों, लेकिन पास होने वाला कंप्लीट आंसर देता है, फेल होने वाला इनका। अच्छा, मैंने क्वेश्चन में लिखा ऑडिटर शैल इंक्लूड अदर मैटर पैराग्राफ, यहां पे क्या लिखा? मैं पास होऊंगा कि फेल? फेल। क्यों? कौन सा स्टूडेंट बताएगा इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैटर बीइंग एम्फसाइज्ड, रेफरेंस टू द नोट्स, ओपिनियन मॉड्यूल। इसकी जेब में जितने भी पैसे हैं निकाल ले। ये मैंने अदर मैटर पूछा है और आप एमसी सा मैटर बता रहे हैं। और कोई स्टूडेंट? और कोई स्टूडेंट? शाबाश। प्रीडिसेसर ऑडिटर ने जो ओपिनियन दिया होगा वो बताएंगे, और डेट ऑफ ओपिनियन बताएंगे, और पहली चीज कि पिछले ये बताएंगे पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया था, अनदर फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने, ये बताएंगे। फिर टाइप ऑफ ओपिनियन, फिर डेट ऑफ ओपिनियन, और अगर मॉडिफाइड ओपिनियन था पिछले ऑडिटर का तो उसकी रीजन भी बताएंगे। चले, कोई बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। शाबाश, 3 में से 2 चीजें बता दी उन्होंने, ठीक है? 3 में से फिर से बताइए। एक मिनट है, अब 4 चीजें बतानी है, चारों चीजें ठीक बताई, फिर प्राइस मिलेगा। दोबारा से बताइए, अदर जब कभी अदर मैटर पैराग्राफ आएगा ये प्रीडिसेसर ऑडिटर की वजह से, क्या हमने एग्जाम में सिर्फ अदर मैटर लिखना है या उसमें जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी लिखनी है? कौन सी इन्फॉर्मेशन? शाबाश, बताए। पहले ये बताएंगे कि दूसरे ऑडिटर ने ऑडिट किया है, अनदर फर्म ने, शाबाश। दूसरा टाइप ऑफ ओपिनियन बताएंगे, उसने जो भी एक्सप्रेस किया अपनी पिछली रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट में नहीं, इस रिपोर्ट वाला तो हमारा ओपिनियन वाले में सेक्शन में आएगा ना, ये पिछले। और मॉडिफाइड ओपिनियन होगा तो किस वजह से आया वो बताएंगे, और डेट ऑफ ओपिनियन। शाबाश शाबाश दीजिए। तो ये अदर मैटर, याद रखिएगा सबसे बड़ी बात, जो कंसेप्ट होने के बावजूद स्टूडेंट पास नहीं हो पाते, वो क्या करते हैं, क्या गलती करते हैं? सबसे बड़ी, कंप्लीट आंसर नहीं देते। आपने कंप्लीट आंसर देना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 13 हो गया। मेजर, ये हो गया था क्वेश्चन। ड्यू टू मेजर कंप्यूटर ब्रेकडाउन ड्यूरिंग द ईयर, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी आर नो मोर वेरीफाइबल। काउंटिंग रिकॉर्ड वेरीफाइबल नहीं है। कंपनी डज नॉट हैव प्रॉपर मैनुअल रिकॉर्ड।
मैनुअल रिकॉर्ड भी नहीं है। Although integrity of management is not in doubt, auditor is not in a position to substantiate management assertion contained in the financial statement. What type of opinion should be expressed? What type of opinion? पहले बताइए अल्टरनेटिव प्रोसीजर की बात करेंगे कि नहीं सोल्यूशन में? क्यों नहीं करेंगे? ये जो उसने बताया ना, कंपनी डज नॉट हैव प्रॉपर मैनुअल रिकॉर्ड, ये अल्टरनेटिव ही था। अल्टरनेट कंप्यूटर वाला रिकॉर्ड जल गया और अल्टरनेट मैनुअल मेंटेन ही नहीं किया कोई, तो अल्टरनेटिव की डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन में क्या दिया बने? स्टेप पहला डिसीजन, स्कोप लिमिटेशन। दूसरा इफेक्ट पर, क्योंकि सारा ही रिकॉर्ड भर, उसने ये नहीं कहा सेल्स का उड़ा है, उसने ये नहीं कहा कि परचेजेस का उड़ा है, सारे। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। इसके आगे मेरा भाई जो प्रशांत बैठा है, इसके आगे भाई आप बताएं, नहीं बताना, बता दे मेहरबानी, बता देना। इफेक्ट इम्पैक्ट क्यों नहीं बताना मेरे भाई ने? इम्पैक्ट स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट परवेसिव है। आगे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे, खत्म हो गया ऑडिट आपका। आगे नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट नहीं, नेचर ऑफ स्कोप लिमिटेशन बताएंगे। किसमें? बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ में के बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ में? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। और प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं की, शाबाश। और क्या इफेक्ट आएगा रिपोर्ट की? ऑडिट मैटर इंक्लूड नहीं करेंगे। स्टूडेंट कहने का सर उसने तो पूछा हुआ सिर्फ ओपिनियन, आप उधर बेसिस पे भी चले गए हैं, आप उधर प्रॉपर बुक्स पे भी चले गए, आप उधर की ऑडिट मैटर पे भी चले गए। तो केस स्टडी में इंपैक्ट ऑन ओपिनियन पूछे या इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछे, एक ही बात है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में दोनों में फर्क है कि ओपिनियन इज ए पार्ट ऑफ रिपोर्ट, लेकिन केस स्टडी में इंपैक्ट ऑन ओपिनियन पूछे या इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछे, आपने सारी रिपोर्ट पे इंपैक्ट बताना है। क्या अदर मैटर की बात करेंगे? अदर मैटर की बात करेंगे, बताइए अदर मैटर की बात करेंगे? करेंगे या नहीं? यस या नो करें? यस या नो करें? या नहीं करेंगे? शाबाश। क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट नहीं है। वो तो स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट हो, उसका इफेक्ट परवेसिव हो, फिर हम विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ पॉसिबल प्रैक्टिकेबल ना हो तो फिर अदर मैटर, इसमें नहीं करेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। What type of audit opinion should be expressed in following circumstances? केस स्टडी है, ये हो गया। 23 ये भी हो गया, ये तो सारे हो गए। हाली लिमिटेड वाला हो गया, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। हाली लिमिटेड कर लेते हैं। हाली लिमिटेड ये 23 असाइनमेंट में था, हुआ नहीं? वो नहीं, अगर मैंने असाइनमेंट में नहीं दिया ना तो वो फिर बाद में हो जाएगा। हम तरतीब से नहीं चल रहे, हम तरतीब से नहीं चल रहे। मैं कंसेप्ट को सेलेक्ट करके क्वेश्चन आपको देता हूं। अगर 23 असाइनमेंट में था कि नहीं था? नहीं था, ठीक। 24A ये हो गया हुआ यार, ये क्या है आप? अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, हम जितने भी क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं, ये जो आपको दिया जाता है, मैं आपको असाइनमेंट में 12th एडिशन और 11th एडिशन दोनों के नंबर लगा के देता हूं, ठीक है। लेकिन जो हम क्लास में, जो मेरे पास मैं किताब इस्तेमाल कर रहा हूं वो 12th एडिशन है, तो ये सारे क्वेश्चन जो आपने बताने हैं, देखने हैं 12th एडिशन में से देखने हैं। जो 11th एडिशन यूज कर रहे हैं वो अपने पास एडिशन रख के खुद से मैच करके देख लें कि उधर कौन सा है, ठीक है जी। तो 12th एडिशन में बताइए कि क्या असाइनमेंट में ये क्वेश्चन था कल की असाइनमेंट में, सॉरी इससे पहले असाइनमेंट में, और ये डिस्कस हो गया था क्लास में? नहीं हुआ था, तो डिस्कस कर लेते हैं। हाली लिमिटेड है सबसे पहले रिक्वायर्ड, क्या देख के नजर आ रहा है कि केस स्टडी है? रिक्वायर्ड evaluate the above condition and discuss the impact on audit report. If revaluation loss of rupees 12 million is recorded in financial, evaluate the above condition, evaluate the above situations का मतलब क्या है? evaluate का मतलब क्या है भाई? evaluate का मतलब क्या है? कि ऊपर सिचुएशन को देखो क्या है, क्या ये मिस स्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन है या कुछ और? evaluate का मतलब क्या है? कितनी दफा बताऊंगा मैं, क्या मतलब है evaluate का? कि ऊपर पढ़ो सिचुएशन, बताओ ये मिस स्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन है या कुछ और? ये कुछ और से क्या मुराद है मेरा भाई? कि एमसीक्यू मैटर है, कि अदर मैटर है, की ऑर्डर मैटर है, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी है, क्या है ये? कह रहे हाली लिमिटेड हैज अ पॉलिसी टू कैरी इट्स बिल्डिंग एट रीवैल्यूड अमाउंट। मैंने जैसे ही रीवैल्यूड अमाउंट पढ़ा मेरे जहन में की ऑडिट मैटर आ गया। मैंने कहा अगर तो इसने काम सही किया ना, अल्लाह करे सही किया हो, तो मैं इसको की ऑडिट मैटर में डालूंगा।
ठीक है, रिवैल्यूड अमाउंट, रिवैल्यूड को मैंने अंडरलाइन कर लिया इसीलिए। एट द बैलेंस शीट डेट यानी 31 दिसंबर 2012 वैल्यूअर हैड फाइनलाइज्ड द वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ ओनली 3 आउट ऑफ टोटल 8 प्रॉपर्टीज। उसने 8 में से सिर्फ 3 की, तो ये सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन। अच्छा, IS 16 है रिवैल्यूएशन का, वो इजाजत नहीं देता कि कुछ अभी कर लो कुछ बाद में, क्या कहता है इंटायर क्लास को रिवैल्यू। ये पता है मैं इंटायर क्लास वाली बात का। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट दी प्रॉपर्टीज वर साइंड ए वैल्यूएशन ऑफ 50 मिलियन एज अगेंस्ट कैरिंग अमाउंट ऑफ 62 मिलियन। तो 12 मिलियन का इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करें। स्टूडेंट ये समझ रहा होता है कि 12 मिलियन का इम्पेयरमेंट लॉस है, ठीक किया है, हालांकि मिस स्टेटमेंट 50 और 62 में नहीं है, मिस स्टेटमेंट ऊपर है 3 और 8 में। सिलेक्टिव रीवैल्यूएशन अगेंस्ट IFRS है, ये मिस स्टेटमेंट है। मिस स्टेट क्या अमाउंट दी गई है, प्रॉफिट भी नहीं दिया हुआ, तो क्या करें, दोनों करें। इफ मटेरियल तो क्वालिफाइड, परवेसिव तो एडवर्स। आगे बाकी सारी कहानी बताने की जरूरत तो नहीं है, बेसिस और की ऑर्डर मैटर का जो रेफरेंस। एक स्टूडेंट कहने लगा सर आप हमेशा जब भी इंफॉर्मेशन से नहीं दी होती आप मटेरियल डिस्कस करते हैं, परवेसिव करते हैं, इमटेरियल क्यों नहीं करते? वो भी तो हो सकता है इमटेरियल, क्योंकि इमटेरियल के एग्जाम में मार्क्स नहीं रखे होते। आप अगर मार्किंग स्कीम पढ़े ना, आप अगर एग्जामिनर कमेंट्स पढ़े तो उसने जो डेस्टी सोल्यूशन पढ़े तो इमटेरियल को कभी डिस्कस नहीं करता। इमटेरियल सिर्फ उस वक्त डिस्कस करता है जब खुद से स्पेसिफिकली कह दे कि इसका इफेक्ट इमटेरियल है या अमाउंट दी हो और वो थोड़ी सी हो, वरना जब हमने अज्यूम करना है तो हमेशा 2 पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करना है, मटेरियल और वैसे। 24 है क्लियर? बी, ड्यूरिंग 31 December 2012 चिराग लिमिटेड हैज चेंज्ड इट्स पॉलिसी फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ए सब्सिडी फ्रॉम फेयर वैल्यू टू कॉस्ट। कॉस्ट से फेयर वैल्यू पे तो जा सकते हैं, फेयर वैल्यू से कॉस्ट पे तो नहीं ना आ सकते। अच्छा वो भी आ सकते हैं, ये भी चेंज इन पॉलिसी होगी, ठीक है, ये भी चेंज इन पॉलिसी, पक्का चेंज इन पॉलिसी है, आ सकते हैं ना फेयर वैल्यू। Had the company continued with its previous policy for valuation of investment at fair value, subject value would have been reduced by 50। अगर प्रीवियस के ऊपर कंटिन्यू करते तो 50 मिलियन से अमाउंट कम हो जाती। ये उसने अमाउंट दे दी 50 मिलियन, लेकिन क्या ये मिस स्टेटमेंट है? मिस स्टेटमेंट नहीं है, तो फिर हमें इस अमाउंट से कोई गर्ज नहीं। अमाउंट तो तब चाहिए होती है जब मिस स्टेटमेंट में स्कोप लिमिटेशन हो। तो ये अनमोडिफाइड ओपिनियन, हाँ, की ऑडिट मैटर या एम्फसिस ऑफ मैटर? की ऑडिट मैटर आएगा। एम्फसिस ऑफ मैटर के किसी एग्जांपल में चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की बात नहीं लिखी हुई। क्लियर जी? ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए? तो बताइए इस क्वेश्चन में मेन कंसेप्ट उसने क्या टेस्ट किया था? सिलेक्टिव रीवैल्यूएशन का। इसमें क्या कंसेप्ट टेस्ट किया? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। सिलेक्टिव रीवैल्यूएशन मिस स्टेटमेंट है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मिस स्टेटमेंट नहीं है। इसमें कौन सा ओपिनियन आएगा? अनमोडिफाइड। अच्छा जरा फिर जल्दी से बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम थी? ये एडवर्स रिपोर्ट जो उसने दी, तो हमने क्या कहा था? क्या एडवर्स रिपोर्ट, एडवर्स ओपिनियन हो तो की ऑडिट मैटर आ सकता है? एडवर्स ओपिनियन हो, टेस्ट कर रहा हूं मैं, टेस्ट कर रहा हूं आपका कंसेप्ट। एडवर्स ओपिनियन के साथ की ऑडिट मैटर आ सकता है? आ सकता है। किस ओपिनियन के साथ नहीं आ? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। शाबाश शाबाश। आगे चल 31, यू आर सीनियर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्डर इक्रेंडस। ये किया हुआ हमने, ये भी हो गया, डिस्कस नहीं हुआ ना, नहीं की हुई ना। हाँ तो कह रहे रिक्वायर्ड कमेंट ऑन इम्प्लीकेशन ऑफ अबाउट मैटर ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ IIL। आपने कमेंट करना है इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पे, स्किप करके रिक्वायरमेंट को फिर से पढ़ें। आपको बताया था ना रिक्वायरमेंट सबसे अहम होती है। रिक्वायरमेंट को पढ़ के मुझे बताइए क्या रिक्वायर कर रहा है? कमेंट ऑन इम्प्लीकेशन ऑफ द अबाउट मैटर ऑन रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी इंपैक्ट बताना है, रिपोर्ट। अच्छा अब अगेन इसमें मेरे वही प्रॉब्लम है भाई, पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है कि रिपोर्ट बनती है? तो वैसे गलत नहीं है उसकी रिक्वायरमेंट, लेकिन लॉजिकली उसे क्या करना चाहिए? तरतीब, पहले इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछना चाहिए था, ये रिपोर्ट पूछना चाहिए था। बार हम तरतीब से करेंगे, पहले इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर क्या कह रहा है? यू आर द सीनियर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ इकरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। During the course of the audit, you became aware that legal action has been instituted against IIL by some of its customers on account of dispute related to performance of its product। आपको बताया ना लीगल केस ICAP का फेवरेट है, पूरे पेपर में किसी ना किसी क्वेश्चन में टेस्ट कर ही लेगा। फिर इसके बाद क्या कहता है?
कहता है लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, इन रिस्पॉन्स टू योर रिक्वेस्ट फॉर एन ओपिनियन कंपनीज लॉयर है सिंपली। जब कभी लीगल केस लीगल डिस्प्यूट होगा, हमारे पास बेस्ट सोर्स ऑफ एविडेंस क्या होता है? लॉयर का ओपिनियन क्या है? लॉयर ने कहा वी आर टोटली अनएबल टू गिव एनी एस्टिमेट, हम कोई एस्टिमेट नहीं दे सकते। ये क्या है? आउटकम, आउटकम प्रोबेबल एंड मेजरेबल या नॉट प्रोबेबल एंड मेजरेबल? नॉट प्रोबेबल एंड मेजरेबल। क्या करना है? डिस्क्लोज कर। नो प्रोविजन वाज मेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पॉसिबल लॉस एज ए रिजल्ट ऑफ क्लेम व्हिच आर कंसीडर्ड टू बी मटेरियल or the related legal expenses, although detail of these legal claims were fully disclosed in notes। तो इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे कि इसको हम इस इश्यू को लीगल जो केसेस हैं इनको डिस्क्लोज करना होता है, these are required to be disclosed। ठीक है, हालांकि वो उसने क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया कि डिस्क्लोज हुए हैं, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछा तो हम बताएंगे कि लीगल केस है, इसको डिस्क्लोज, इसकी नेचर को डिस्क्लोज कीजिए। ठीक। अच्छा, इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट में क्या लिखेंगे? अनमोडिफाइड ओपिनियन, क्योंकि डिस्क्लोज होना चाहिए था, डिस्क्लोज ही किया गया। प्लस की ऑडिट मैटर या एम्फसिस ऑफ मैटर? एम्फसिस ऑफ मैटर, क्योंकि आपको बताया जब कोई सिंगल केस डिस्कस करे तो एक्सेप्शनल लिटिगेशन होगी, लेकिन जब जनरल बात करें टैक्स कंटीजेंसीज, लीगल केसेस, फिर की ऑडिट मैटर, इसमें एम्फसिस ऑफ मैटर आएगा। अब पास होने वाले और फेल होने वाले स्टूडेंट में क्या फर्क होता है? सबसे बड़ा, कंप्लीट आंसर नहीं देता, फेल होने वाला कंप्लीट आंसर नहीं देता। तो भाईजान आप एग्जाम में इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मैं तो ये लिखूंगा ऑडिटर शैल इंक्लूड एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इन हिज रिपोर्ट, और साथ ये भी लिखूंगा ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप क्या लिखेंगे? आप ही लिखेंगे ना? क्या लिखे? कुछ नहीं लिखेंगे, आपसे पूछ रहा हूं, कुछ नहीं लिखेंगे। क्या करते हैं? क्यों नहीं याद करके आते? ऑडिट कल मेरे भाई ने कितनी देर पढ़ा? 5वां चैप्टर याद किया। अच्छा, ये है सवाल कुछ और पूछा है, जवाब कुछ और दिया है, एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट को नहीं समझ पाए, फिर ट्राई करते हैं। कल ऑडिट कितनी देर पढ़ा? ये नहीं पूछा मैंने क्या पढ़ा, क्या पूछा है? कितनी देर पढ़ा? रिक्वायरमेंट समझ रहे हैं? कितनी देर पढ़ा? 1.5 घंटा पढ़ा। शाबाश शाबाश जी, कंप्लीट नहीं, ये कंप्लीट यही पूछा था, 1.5 घंटा। तो एम्फसिस मैटर के साथ आपने मजीद ये भी बतानी है 3 चीजें। कौन सी? मैटर बीइंग एम्फसाइज्ड, रेफरेंस टू द नोट्स, द अकाउंट्स। सिर्फ एम्फसिस मैटर लिखेंगे तो फेल हो जाएंगे। चलिए, आज के लिए मेरे हाल इतने क्वेश्चंस काफी हैं। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जी जी मेरे भाई पूछिए। ये इकरा वाला, इकरा इंडस्ट्रीज वाला, हार्डली लिमिटेड वाला, चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी। हाँ बिल्कुल, उसने आईएफआरएस की बात तो हम बताएंगे ना उसको कि सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन करना आईएफआरएस के अगेंस्ट है। चेंज इन पॉलिसी में, हाँ जी बिल्कुल, चेंज इन पॉलिसी में फिर ये लिखेंगे कि अगर चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी आईएफआरएस के मुताबिक है, काउंटिंग और डिस्क्लोजर आईएफआरएस के मुताबिक है, तो देन नो मिसस्टेटमेंट, देन नो मिसस्टेटमेंट, और की ऑडिट मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करेंगे। सर जो सजेस्टेड सॉल्यूशन है उसके अंदर जिस तरह आप बताते हैं कि अदर मैटर की और चीजें लिखनी है, एम्फसिस ऑफ मैटर की और इसमें तफसील में लिखना है, तो सजेस्टेड सॉल्यूशन इस तरह कहीं पे कुछ लिखे ही ना, उनके अंदर भी अदर मैटर था, उसके अंदर भी इस तरह कुछ नहीं है, इसमें भी एम्फसिस ऑफ मैटर। देखिए एम्फसिस ऑफ मैटर जहां कहीं आए ना, रूल बना लीजिए कि आपने उसमें जो बाकी 3 चीजें वो जरूर, अगर जैसे सॉल्यूशन में किसी जगह पे सिर्फ एम्फसिस ऑफ मैटर लिखा है, बाकी 3 मैटर्स नहीं लिखे हुए, तो आपने लिखने जरूर है, मुझे हाईलाइट कर दीजिएगा, क्लास के बाद बता दीजिएगा मेरे भाई, मैं अपने पास नोट करके उसमें ऐड कर लूंगा। ठीक है, लेकिन असल में पुराने जो क्वेश्चंस होते थे ना पुराने, उनमें वो आईकैप रिक्वायर नहीं करता था। अब आईकैप ना डिटेल टेस्टिंग कर रहा है, तो नए क्वेश्चन को तो हमने जैसे जैसे आ रहे हैं उसको ठीक कर रहे हैं, मतलब उसी तरीके से जो लेटेस्ट रिक्वायरमेंट है। पुराने क्वेश्चन में बात में भी कुछ रह गया हो तो, लेकिन आपने याद रखिए आपने हमेशा कंप्लीट आंसर देना है। एम्फसिस मैटर जब कभी आएगा, चाहे सोल्यूशन में लिखा है या नहीं लिखा, आपने वो तीनों बातें लिखनी है। क्लियर मेरे भाई? और अदर मैटर और एम्फसिस मैटर के पॉइंट रिपीट कर दूं? अभी कर देते हैं, यही कौन सी बड़ी बात है, अभी कर देते। मेरा भाई चैप्टर 4 पे आइए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ये 48 पेज। ठीक है,
ये 48 पेज है, 47 है, 47 में लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 सर्कमस्टांसेस व्हेन नेम्स ऑफ मैटर, ये वाली लिस्ट यही पूछ रहे हैं मेरे भाई, यही रिपीट करनी है ना, जो 3 पॉइंट लिखने हैं। अच्छा मेरा भाई क्या पूछ रहे हैं, 3 पॉइंट या ये पेज 48 पे है। अच्छा ये ध्यान में रखिए, जो एमसीक्यू मैटर के पॉइंट है ना, ये हर एग्जांपल के यही 3 पॉइंट है, लेकिन जो अदर मैटर के आपको बताया ना 4, वो सिर्फ उस केस में लिखने हैं जब प्रीडिसेसर राइटर वाला केस हो। बाकियों में नहीं, बाकियों में सिर्फ अदर मैटर पैराग्राफ लिख दे और बता दे इसमें आप क्या मेंशन करेंगे, बस। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6। चैप्टर 5 और 7 ये दोनों कोड ऑफ एथिक्स के चैप्टर है, ये दोनों कौन से हैं, कोड ऑफ एथिक्स। चैप्टर 6 है ये लीगल रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन। लीगल रिक्वायरमेंट से मुराद कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट। तो हम बेसिक क्वेश्चन मेरा, क्या कंपनीज एक्ट 2017 में हमारे ऑडिट प्रोफेशन के हवाले से कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं? जवाब है यस हैं। तो हम क्या स्टडी करेंगे, वो रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, कौन सी, वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। जैसे कौन अपॉइंटमेंट करेगा ऑडिटर की, बाय लॉ ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, फिर उसकी क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन क्या है, कौन लोग ऑडिटर बन सकते हैं कौन नहीं बन सकते, फिर ऑडिटर बन गए तो उनके राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगे, ये चीजें डिस्कस करता है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट हमारे ऑडिट प्रोफेशन के हवाले से कौन कौन सी चीजें डिस्कस करता है, अपॉइंटमेंट कौन करेगा और कब करेगा, किसकी अपॉइंटमेंट की जाएगी, यानी कौन क्वालिफाइड है कौन डिसक्वालिफाइड, और राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगे ऑडिटर के, और प्रोसीजर अपॉइंटमेंट का, ये डिस्कशन होगी। आज के लेक्चर में हम सिर्फ अपॉइंटमेंट की बात करेंगे, क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन की नहीं करेंगे, अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर की बात नहीं करेंगे, और राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ किसकी बात करेंगे, अपॉइंटमेंट की। और इसमें हम सीखेंगे ऑडिटर की कौन करता है कब करता है, क्या सीखेंगे, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करता है कब करता है। और अगर आपसे जब कभी पूछे ना कौन करता है, तो आपने ये भी साथ बताना है कब करता है, कंप्लीट आंसर तभी होगा ना, कौन करता है और कब करता है। तो कंसेप्ट है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा कब करेगा, इट डिपेंड्स कि ऑडिटर किस टाइप का है। फर्स्ट ऑडिटर है उसका रूल कुछ और है, सब्सीक्वेंट ऑडिटर है इसका रूल कुछ और है, कैजुअल वैकेंसी है इसका रूल कुछ और है, डिसक्वालिफाइड पर्सन को अपॉइंट किया जाता है इसका रूल कुछ और है, अगर ऑडिटर रिजाइन करता है इसका रूल कुछ और। तो सबसे पहले तो हमें हेडिंग को समझना पड़ेगा, ये हेडिंग्स का क्या मतलब है, फिर उसके बाद रूल पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑडिटर का मतलब है कंपनी की जिंदगी का पहला ऑडिटर। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उसके बाद, एजीएम से पहले पहले, जैसे आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा फर्स्ट डायरेक्टर और सब्सिक्वेंट डायरेक्टर और कैजुअल वैकेंसी, एग्जैक्टली 100% वही मतलब है यहाँ पे। फर्स्ट ऑडिटर का मतलब कंपनी की जिंदगी का पहला ऑडिटर जो इनकॉर्पोरेशन के फौरन बाद अपॉइंट किया जाता है। सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन है, जो फर्स्ट के अलावा कोई भी दूसरा तीसरा पांचवा 10वां 50वां 100वां ऑडिटर है, जो कहां अपॉइंट किया जाता है, एजीएम में। फर्स्ट ऑडिटर सब्सिक्वेंट ऑडिटर में फर्क समझ आ गया। कैजुअल वैकेंसी क्या है, कैजुअल वैकेंसी मर गया, 3 चीज, 2 चीजें में रखेगा, डेथ डिसक्वालिफिकेशन। कैजुअल वैकेंसी के साथ देख ले, लिखा हुआ नहीं लिखा तो लिख ले, कैजुअल वैकेंसी इज इक्वल टू डिसक्वालिफिकेशन एंड डेथ। ठीक है, डिसक्वालिफिकेशन या डेथ हो तो कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, यानी अब ऑडिटर नहीं रहता, वो जगह खाली हो गई। सीला में भी ये होता था ना, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर की, जब उसकी डायरेक्ट डिसक्वालिफिकेशन वगैरह हो जाए, बिल्कुल यहाँ पे रिजाइन का केस उसने लाता बताया हुआ। डेथ डिसक्वालिफिकेशन ये होगी कैजुअल वैकेंसी, उस केस में कौन अपॉइंट करेगा वो पढ़ेंगे। फिर इफ डिसक्वालिफाइड पर्सन इज अपॉइंटेड, यहां पे स्टूडेंट कहते हैं सर नहीं, यहां बाकी समझ आ गए थे, अब आपने ऐसा कंसेप्ट पढ़ाया कि पिछला भी कंफ्यूज हो गया। कैसे, कैजुअल वैकेंसी में आपने कहा कि डेथ या डिसक्वालिफिकेशन, अगर डिसक्वालिफिकेशन कैजुअल वैकेंसी में कवर हो रही है तो ये कहां से डिसक्वालिफिकेशन आ गई, इस लफ्ज ने तो हमारा ये कंसेप्ट भी गड़बड़ कर दिया। तो दोनों में फर्क है,
क्या ये क्या है? कैजुअल वैकेंसी क्या है कि पर्सन अपॉइंट किया तब ठीक था, बाद में डिस्क्वालीफाई हुआ। और ये कंसेप्ट क्या है? इज अपॉइंटेड। इस पे कमीशन को गुस्सा नहीं आता, इस पे कमीशन को डायरेक्टर पे बहुत गुस्सा आता है। कहते तुम लोगों को पता ही नहीं, तुम इतने फारग हो कि एक डिस्क्वालीफाइड बंदे को डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया, सॉरी ऑडिटर अपॉइंट कर दिया। तो यहां पे कमीशन को ज्यादा गुस्सा आता है। दोनों में फर्क समझ आ गया? ये है डिस्क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट के बाद, वो कैजुअल वैकेंसी कहलाती है। ये क्या है? डिस्क्वालीफाइड बंदे हैं। अच्छा चले, अब आपका कैफ 4 का भी टेस्ट ना हो जाए, बिजनेस लॉ का। उसमें दो अल्फाज होते थे, एक होता था वॉइड, एक होता था वॉइड एब इनिशियो। ये क्या है? वॉइड। और ये क्या है? शाबाश, बेहतरीन बेहतरीन। लास्ट केस, इफ अपॉइंटेड ऑडिटर इज अनविलिंग टू एक्ट, इफ अपॉइंटिंग ऑडिटर इज, तो क्या उसे रिजाइन करने का हक है? हमारे प्रोफेशन ने हमें यह हक दिया हुआ है। लेकिन अगर कैफ 7 याद करवा दूंगा आपको, उसमें कंसेप्ट था लिक्विडेटर, उसके पास ये हक नहीं था। लेकिन शुक्र है हमारे प्रोफेशन ने हमें यह हक दिया हुआ है कि रिजाइन करना चाहे तो। और हम आपको केस स्टडी में बाजू ये कहते भी हैं, नॉट रिफ्यूज, विड्रॉ कर लो। ठीक है, विड्रॉ का मतलब रिजाइन ही होता है, दोनों में 1% भी फर्क नहीं है। विड्रॉल और रिजाइन का एक ही मतलब है, सिर्फ फर्क यह है कंपनीज एक्ट रिजाइन का वर्ड यूज करता है और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड विड्रॉल का वर्ड। तो पांचों केसेस समझ आ गए। अब सुनिए, फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? डायरेक्टर। हो गए फेल, हो गए फेल। हाँ, विद इन 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पूरी बात करनी है, आधी बात नहीं करनी। फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय डायरेक्टर्स विद इन 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। शाबाश। तो फिर बताइए, हु शैल अपॉइंट फर्स्ट डायरेक्टर, सॉरी ऑडिटर, मिलते जुलते हैं ना? हाँ, हु शैल अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर? डायरेक्टर शैल अपॉइंट ऑडिटर फर्स्ट विद इन 90 डेज ऑफ। हो गए फेल। ये तो बताया नहीं, इसके बाद क्या होगा? कंप्लीट कंसेप्ट आगे भी चला है। इफ डायरेक्टर्स फेल टू अपॉइंट ऑडिटर, तो क्या होगा? अपॉइंटमेंट शैल बी मेड बाय कमीशन लिख लें, SECP लिख लें, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान, तीनों में से जो लफ्ज पसंद हो लिख लें। कमीशन छोटा सा लफ्ज है, बजाय ये कि SECP पूरा लिखें। फर्स्ट ऑडिटर का केस क्लियर। दूसरा, सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? सब्सिक्वेंट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय मेंबर एट AGM। इफ मेंबर्स डू नॉट अपॉइंट सब्सिक्वेंट ऑडिटर, देन अपॉइंटमेंट शैल बी मेड बाय कमीशन। कमीशन। कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा? कैजुअल वैकेंसी शैल बी फिल्ड बाय डायरेक्टर्स विद इन 30 days of occurrence, within 30 days of occurrence of casual vacancy। और अगर वो अपॉइंट नहीं कर रहने तो ऑडिटर की क्या जरूरत है? तो अपॉइंटमेंट शैल बी मेड बाय कमीशन। क्लियर हुई थी? फर्स्ट भी बता दिया हमने, फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, कैजुअल वैकेंसी। आगे चलते हैं। इफ डिस्क्वालिफाइड पर्सन इज अपॉइंटेड, कमीशन कहेगा भाईजान आपको तो पता ही नहीं क्या क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, अब की आपकी अपॉइंटमेंट वाइड, और अब की बार अपॉइंटमेंट कौन करेगा? कमीशन करेगा। ठीक है, कमीशन। आप नोट कीजिए, अगर बाद में डिस्क्वालीफाई हो ना कोई ऑडिटर, तो उसकी अपॉइंटमेंट उन्होंने डायरेक्टर्स को दे दी है। हालांकि नॉर्मली मेंबर्स करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा ये एक्सेप्शनल केस है, रेयर केस है, इमरजेंसी सिचुएशन है, इसमें डायरेक्टर्स अपॉइंट करना। वो नहीं करते, फिर कमीशन। यहां पे कमीशन ने कहा डायरेक्ट मैं ही अपॉइंट करूंगा। हाँ जी। इफ अपॉइंटेड ऑडिटर इज अनविलिंग टू एक्ट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या रिजाइन करना चाहे? रिजाइन कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। अगर वो रिजाइन करेगा तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा? कमीशन, उसकी जगह पे। ठीक है, उसकी जगह पे कौन करेगा? कमीशन करेगा। ठीक है। हाँ, इसमें एक ट्विस्ट है। पहले बताइए, ये सारी बातें क्लियर हो गई? शब इसमें एक सिचुएशन है मिड टर्म रिमूवल की। ये अपॉइंटमेंट का केस, किसी में कोई प्रॉब्लम, अब पूछे मेरे भाई, चलते लेक्चर में नहीं ना क्वेश्चन पूछते होते, अब पूछे। यहां पे वाइड भी लिख सकते हैं, वाइड एब इनिशियो भी लिख सकते हैं, दोनों इक्वली करेक्ट, दोनों इक्वली करेक्ट। इसके अलावा कोई क्वेश्चन?
जी मेरे भाई बताएं। कैजुअल वैकेंसी में पिछले ऑडिटर ने जो काम किया है क्या वो नेक्स्ट ऑडिटर यूज कर सकता है? अगर पिछला ऑडिटर नेक्स्ट ऑडिटर को वो काम हैंड ओवर कर दे तो फिर कर सकता है, लेकिन अगर प्रीडिसेसर पिछला ऑडिटर अपना काम नेक्स्ट ऑडिटर को हैंड ओवर नहीं करता फिर नहीं कर सकता जी। तो जाहिर है डिस्क्वालीफाइड में तो डिस्क्वालीफाइड था। अब नेक्स्ट कंसेप्ट सुन लें। ये जो अपॉइंटमेंट वाला क्वेश्चन है ये एग्जाम में दो तरह से टेस्ट करता है। मैं चाहता हूं मैं आपके सामने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट रखूं, आप खुद पहचान लें। हु शैल अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर? हु शैल फिल कैजुअल वैकेंसी ऑफ ऑडिटर? ठीक है। What are the circumstances in which appointment of auditor is made by directors? फर्स्ट ऑडिटर ये देखिए ये क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया। पहले मैंने पूछा था कि टाइप ऑफ ऑडिटर के लिहाज से अपॉइंटमेंट कौन करेगा, पहले मैंने इस हेडिंग से नीचे गया था। अब मैंने क्या किया, अब मैंने अथॉरिटी बता दी आपको और आपसे पूछा बताओ ये किन सिचुएशन में अपॉइंटमेंट करेगा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं किन सिचुएशन में डायरेक्टर अपॉइंटमेंट करेगा, फर्स्ट ऑडिटर कैजुअल वैकेंसी गलत। फर्स्ट ऑडिटर डायरेक्टर इन फॉलोइंग केसेस डायरेक्टर शैल मेक अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। फिर पहला केस फर्स्ट ऑडिटर विद इन 3 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फिर कैजुअल वैकेंसी 30 days। बस ये या अभी जो हम पढ़ेंगे मिड टर्म रिमूवल वाला। इसी तरह अगर पूछ रहे कमीशन कब अपॉइंट करेगा ऑडिटर को, इफ आप लिखेंगे इफ फर्स्ट ऑडिटर इज नॉट अपॉइंटेड बाय डायरेक्टर्स विद इन 90 days, if subsequent auditor is not appointed by members at AGM, if casual vacancy is not filled by directors within 30 days, ठीक है, if disqualified person is appointed और if appointed auditor unwilling to act, तो वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ ये ऑडिटर इसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा। आपने अथॉरिटीज बतानी है और आपसे कोई अथॉरिटी देके ये भी कह सकता है कि ये अथॉरिटी किन केसेस में अपॉइंटमेंट करेगी। ये दो धारी तलवार है, इसको देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट, अपॉइंटमेंट की बात तो कर ली, रिमूवल की भी कर लें। क्या ऑडिटर जो एक दफा अपॉइंट हो गया उसको रिमूव कर सकते हैं? स्टैट्यूटरी ऑर्डर, सारी डिस्कशन हम स्टैट्यूटरी ऑर्डर की कर रहे हैं। क्या पॉइंट हुआ रिमूव कर सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा ये रिमूवल का कंसेप्ट दो तरह से, एक है रिजाइन। रिजाइन में और रिमूवल में क्या फर्क है? रिजाइन उसने खुद कहा मैं जा रहा हूं, रिमूवल वो नहीं जा रहा था, मैं धक्के देके निकाला उसने। अच्छा रिमूवल के दो ऑप्शंस हैं, एक तो ये कि उसको अपना टाइम करने दे, टाइम पूरा हो जाए फिर रिमूव करें, ठीक है। एक है मिड टर्म रिमूवल, ठीक है, मिड टर्म रिमूवल, ठीक है। एक है रिमूवल ऑन एक्सपायरी ऑफ टर्म, एक है मिड टर्म रिमूवल। रिमूवल ऑन एक्सपायरी ऑफ टर्म का एक और नाम होता है रिटायर। जब हम कहते हैं लफ्ज रिटायर, रिटायर का मतलब अपनी मुद्दत पूरी करके जा रहा है बाइज्जत तरीके से। और मिड टर्म रिमूवल क्या है? बेइज्जत तरीके से जा रहा है। अच्छा अब क्या रिमूवल हो? बिल्कुल। अगर एक्सपायरी ऑफ टर्म हो यानी पूरी टर्म एक्सपायर करके उसको चेंज करना हो तो वो चेंज कहां होगा? एजीएम में, रेजोल्यूशन पास। अगर एजीएम से पहले रिमूव करना हो ड्यूरिंग ऑडिट, चलते हुए ऑडिट में, फिर स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ मेंबर्स पास की जाएगी। डायरेक्टर्स की नहीं होती स्पेशल रेजोल्यूशन, मेंबर्स की होती है, ठीक है। अच्छा और इसको रिमूव करने के बाद, इसको रिमूव करने के बाद जब अगला ऑडिटर अपॉइंट करना है ना, रिमूव करने के बाद नेक्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना है, ये किसने करना वाला? डायरेक्टर्स ने। लेकिन कमीशन से अप्रूवल लेके, सर अब पुराना ऑडिटर को हमने निकाल दिया, उसकी जगह ये एबीसी कंपनी को हम नेक्स्ट अपॉइंट करना चाहते हैं, बताइए आपको कोई इतराज तो नहीं? कमीशन अगर कोई इतराज ना करे तो उसकी अपॉइंटमेंट कर दी जाती है। आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि मिड टर्म रिमूवल के केस में नेक्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के लिए कमीशन की अप्रूवल क्यों जरूरी की गई? क्यों जरूरी की गई? क्योंकि अगर कमीशन की अप्रूवल ना होती तो मेंबर्स या डायरेक्टर ओपिनियन शॉपिंग कर सकते थे। याद है जब कभी वो क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करने लगता, बताता, तो डायरेक्टर मेंबर के साथ मिलकर कहते हैं सर जी शेयर प्राइस गिर जाएगी अगर इसने क्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया, देख लें आपका नुकसान है, हमारा क्या है, हम तो कोई अगली कंपनी ढूंढ लेंगे, आपकी वेल्थ डाउन। तो मेंबर्स कहते हैं अच्छा अभी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके इसको निकालते हैं और इसकी जगह अपनी मर्जी का ऑडिटर लगाते हैं। तो इससे बचने के लिए उन्होंने कहा अगर मिड टर्म रिमूवल है, अगर नॉर्मल केस है ना फिर मेंबर्स अपनी मर्जी से अपॉइंट करें, उनका हक है। लेकिन मिड टर्म रिमूवल के केस में अपॉइंटमेंट कौन करेगा? रिमूव। अच्छा जेहन में रखिएगा, मिड टर्म के केस में रिमूव करेंगे मेंबर्स
अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर्स विद प्रायर अप्रूवल ऑफ कमीशन। यानी मिड टर्म का केस इतना सिवियर है, इसमें सारे लोग शामिल हो जाते हैं। मिड टर्म क्लियर? टेन्योर क्या होगा? कितने? 3 साल के 5 साल? ना 5 साल, ना 3 साल, ना 1 साल। 1 साल भी गलत है। फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट, क्योंकि आपको पता है बाज़ औक़ात एजीएम डिले भी हो जाती है, शायद लॉ में पढ़ा होगा आपने। तो एजीएम डिले भी हो जाती है, तो अगर एजीएम डिले हो जाए तो फिर क्या साल बाद ऑडिटर फारिग है? नहीं नहीं, फिर उसकी टेन्योर भी एजीएम तक एक्सटेंड हो गया। तो ऑडिटर का टेन्योर क्या है? फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टिल कंक्लूजन ऑफ एजीएम। 1 ईयर नहीं लिखना, 1 ईयर गलत है। नेक्स्ट, रिम्यूनरेशन। ऑडिटर की फीस कौन डिसाइड करेगा, कौन डिटरमिन करेगा? इसका सिंपल आंसर है जो पॉइंट करेगा। अगर मेंबर पॉइंट करेंगे तो रिम्यूनरेशन, अगर डायरेक्टर्स पॉइंट करेंगे तो डायरेक्टर डिसाइड करेंगे, और अगर कमीशन पॉइंट करेगा कमीशन। उसने कहा इफ अपॉइंटमेंट इज मेड बाय डायरेक्टर्स देन रिम्यूनरेशन शैल बी डिसाइडेड बाय डायरेक्टर्स, इफ अपॉइंटमेंट इज मेड बाय कमीशन देन रिम्यूनरेशन शैल बी डिसाइडेड बाय कमीशन। इन ऑल अदर केसेस रिम्यूनरेशन शैल बी डिटरमिन्ड बाय ऑल अदर केसेस में। बाकी सारे जितने भी मेंबर ही रह गया और कौन रह गया? क्लियर जी? ये हमारा कंसेप्ट था अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड। सिंपल कंसेप्ट है, कुछ मुश्किल नहीं है, कोई टेक्निकल चीज नहीं है। सिर्फ एक चीज का आपने ध्यान रखना होता है, आंसर कंप्लीट दे। इस सिचुएशन में आंसर आपने कंप्लीट देना है। ये एसी नहीं चल रहा है, गर्मी से लग रही है, अगर आपने बताया नहीं गर्म आप है, एसी ऑन कीजिएगा। भाई क्लियर हो गई ये बात? तो एक क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। सिग्नेचर वाला पॉइंट रहता है, सिग्नेचर वाला पॉइंट सुन लें। ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कौन करेगा? ऑडिटर। याद रखें, पाकिस्तान में 3 तरह से नॉर्मल बिजनेस होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी। लेकिन कंपनी फॉर्म में ऑडिट प्रोफेशन स्टार्ट नहीं कर सकते आप, ऑडिट सर्विस स्टार्ट नहीं कर सकते कंपनी फॉर्म। पाकिस्तान में ऑडिटर हमेशा आपको 2 शक्लों में काम करते नजर आएंगे, इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पे, पार्टनरशिप। और यार एक चीज और आपको बता दूं प्रैक्टिकली, हर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर नहीं बन सकता। ऑडिटर बनने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, एक का फॉर्मेलिटी है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट अलग कंसेप्ट है, ऑडिटर अलग कंसेप्ट है। ठीक है, हर चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं ऑडिटर थोड़ी हूं, मैं किसी कंपनी का ऑडिट नहीं करता, लेकिन अगर करना चाहूं कर सकता हूं। उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, एक फर्म रजिस्टर करवानी पड़ती है। क्या रजिस्टर करवानी पड़ती है? उसे बोलते हैं फर्म, या सीए फर्म, चाहे उसमें सिर्फ एक बंदा क्यों ना हो, लेकिन उसे बोलते क्या है? फर्म, चाहे एक बंदा क्यों ना हो। और वो जो पर्सन होता है जो मोस्ट सीनियर है उसे कहते हैं एंगेजमेंट पार्टनर, चाहे वो एक बंदा क्यों ना हो। आप कहेंगे सर पार्टनर तो पार्टनरशिप में लिखा हुआ 2 या उससे ज्यादा होते हैं, लेकिन वो लॉ में कंसेप्ट है वो, लेकिन प्रैक्टिस में हम क्या कहते हैं? फर्म, चाहे सोल प्रोप्राइटर हो चाहे पार्टनरशिप हो, क्या नाम यूज करते हैं? फर्म और एंगेजमेंट पार्टनर। ये ध्यान में रखिएगा। तो पाकिस्तान में साइन कौन करेगा? गौर से सुने, एंगेजमेंट पार्टनर करेगा। कौन साइन करेगा? लेकिन अपने नाम से नहीं करेगा, उस फर्म के नाम से करेगा जो आईकैप के साथ रजिस्टर्ड है। यानी अगर सलीम साहब हैं और सलीम साहब ने फर्म रजिस्टर करवाई है सलीम एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, साइन कौन करेगा? सलीम भाई साइन करेंगे। लेकिन जब साइन करेंगे तो वो सलीम नाम से नहीं करेंगे, सलीम एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करेंगे। और अगर बाद में एक और पार्टनर आ गया वसीम, तो वसीम अगर कोई क्लाइंट का ऑडिट करेंगे तो साइन कौन करेगा? करेगा कौन? वसीम। किस नाम से करेगा? सलीम एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट। समझ आ रही बात की? तो ऑडिट रिपोर्ट शैल बी साइंड बाय एंगेजमेंट पार्टनर इन द नेम ऑफ फर्म। अच्छा, ये आपको बता दूं, चैप्टर 4 की रिक्वायरमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट है। चैप्टर 4 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते थे? वो कहते थे इंडिविजुअल के नाम से भी हो सकता है, फर्म के नाम से भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। आईकैप ने कहा नहीं, सिर्फ फर्म के नाम से होगा। आईकैप ने क्या कहा? सिर्फ फर्म के नाम से साइन होंगे, साइन में सिर्फ फर्म के नाम आएंगे, करेगा एंगेजमेंट पार्टनर ही, लेकिन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में क्या रिक्वायरमेंट थी याद है आपको? 3 ऑप्शन दी थी, इंडिविजुअल भी, फर्म भी और बोथ भी। कंपनी भी, बिल्कुल कंपनी बिल्कुल है चार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। कोई क्वेश्चन? अच्छा, असाइनमेंट मिल गया आपको? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।